हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 8 ऑफ डांस ऑफ फीनिक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉडेस छियो फेंग व्यू को फीनिक्स स्वॉर्ड चलाना सिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी फेंग व्यू को कुछ नहीं आ पाता। इस सब से फेंग व्यू डिसअपॉइंट हो जाती है और जियो से कहती है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं आने वाला। तो गॉडेस जियो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। एक समय था जब तुम यंग कल्टिवेटर्स में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थी और साथ में प्रिंस जुनलिन की फियांसे भी थी। तो फेंग व्यू कहती है, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सब मेरा पास्ट था और इन सब चीज़ों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो गॉडेस जियो सोचने लगती है, इसका मतलब ये सच में ही सब कुछ भूल चुकी है और इसे ये भी याद नहीं कि इसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। तभी उसके पास एक मैसेज आता है और गॉडेस जियो वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद फेंग्यू अकेली बैठी सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र अपनी स्प्लिट रिंग पर पड़ती है और वो सोचती है कि इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी, ये है जो मेरी मदद कर सकती है। फिर वो अपनी स्प्लिट रिंग से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसे कोई हेल्प नहीं मिलती और वो निराश हो जाती है और सोचने लगती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि हर कोई मुझे इग्नोर कर देता है। और फिर वो आराम से लेट जाती है। तभी वहाँ प्रिंस जुनलिन आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस तरह से प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हें कभी कुछ नहीं आने वाला। इसके बाद प्रिंस जुनलिन उसे फीनिक्स स्वॉर्ड चलाना सिखाने लगता है। प्रिंस जुनलिन का टैलेंट देखकर फेंग व्यू बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे एकटक देखती रहती है। इसके बाद जुनलिन फेंग व्यू को अपने साथ लेकर फीनिक्स स्वॉर्ड पर बैठकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। युयान ये सब खड़ी खड़ी देख रही होती है और उसे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी ओर फेंग येरान फेंग व्यू की माँ से माफ़ी मांगने जाता है और साथ में उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर जाता है। लेकिन फेंग व्यू की माँ बहुत नाराज़ होती हैं और उससे कहती है कि इस बार तुम लोगों ने हद पार कर दी है, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन अपने इन गिफ्ट्स को लेते जाओ, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। फेंग येरान अपनी मीठी मीठी बातों में उन्हें फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि फेंग व्यू भी मेरी बहन जैसी है, अब तक हम लोगों ने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। फेंग व्यू की मेड चिंगलिंग ये सब बाहर खड़ी खड़ी सुन रही होती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। दूसरी ओर यूमिंग बैठा बैठा सोच रहा होता है कि उसका पेंडेंट कहाँ गिर गया, कहीं वो फेंग व्यू के घर में तो नहीं भूल गया। तभी उसकी नज़र फीनिक्स स्वॉर्ड पर फ्लाई करते हुए जुनलिन और फेंग व्यू पर पड़ती है। ये देखकर उसे जलन होने लगती है और वो सोचता है कि जुनलिन फीनिक्स स्वॉर्ड पर फ्लाई कैसे कर सकता है। अब क्योंकि फ्लाई करते वक्त जुनलिन फेंग व्यू के बहुत करीब था, इसलिए उसका लव इंसेक्ट बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है और उसकी चेस्ट में बहुत तेज पेन होने लगता है। लेकिन अपनी फीलिंग्स को छिपाने के लिए वो गुस्सा करने का ड्रामा करने लगता है और फेंग व्यू से कहता है कि तुम्हारी जैसी स्टूपिड लड़की को मैं दोबारा कभी नहीं सिखाऊंगा। अभी वहाँ चिंगलिंग भागती हुई आती है और फेंग व्यू से कहती है कि आप जल्दी से घर चलिए, क्योंकि फेंग हिरान पता नहीं किससे आपकी शादी करवाना चाहता है और आपकी माँ से इस बारे में बात कर रहा है। दूसरी ओर गॉडेस छियो फेंग लियू के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक काम है, मुझे कुछ दिनों के लिए बॉर्डर सिटी से बाहर जाना होगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्रिंस चुनलिन की मदद करो सेलेस्टियल फ्रूट ढूंढने में। मैं जानती हूँ तुम उन्हें पसंद करती हो और तुम उनकी मदद जरूर करोगी। ये सुन के फेंग लियू बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचने लगती है कि सेलेस्टियल फ्रूट ढूंढने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है प्रिंस चुनलिन को इम्प्रेस करना। उधर गुस्से से भरी हुई फेंग व्यू फेंग हिरैन के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। तो येरैन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं सच में बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ और ये बहुत अच्छा चांस है तुम्हारे लिए। अभी वह फेंग लियू आ जाती है और अपने भाई से कहती है कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये आपसे बात नहीं करना चाहती, आप क्यों इसके पीछे पड़े हैं। इसके बाद वो कहती है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये फेंग फैमिली की है, इतनी डरपोक है। चलो आज एक बार फिर से फाइट करते हैं, अगर तुम जीती तो मैं और मेरा भाई हमेशा के लिए तुम्हारा घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें फीनिक्स स्वॉर्ड हमें देनी होगी। दूसरी ओर यूमिंग भी प्रिंस जुनलिन से भिड़ने के लिए चला जाता है और उससे कहता है कि तुम फेंग व्यू के साथ क्या कर रहे थे। तभी प्रिंस जुनलिन यूमिंग को उसका पेंडेंट दिखाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा फेंग व्यू के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन यूमिंग उसे बताने से इनकार कर देता है। इधर फेंग व्यू और फेंग लियो की फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि फेंग व्यू ये फाइट करना नहीं चाहती थी, लेकिन पहले से अटैक फेंग लियो कर देती है। उधर यूमिंग जुनलिन से कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम फेंग जियाओ को लेकर कहाँ जा रहे थे।
जुनलिन कहता है कि वो फेंग जियाओ नहीं, फेंग व्यू थी। तुम सच में बेवकूफ़ हो, उसने तुम्हें कई बार बुद्धू बनाया है। तभी यूमिंग को याद आता है कि सबसे पहले उसने उसे जब बेवकूफ़ बनाया था, जब उसने कहा था कि वो बदसूरत बनकर क्यों घूमती है। इसके बाद उसने जुनलिन के बारे में जो झूठी कहानी बनाई थी, वो भी उसने उसको बेवकूफ़ ही बनाया था। इसके बाद दूसरा झूठ उसने जब बोला, जब उसने कहा था कि फेंग जियाओ को जुनलिन ले गया है। ये सब सोचकर अब बेवकूफ़ यूमिंग को समझ आ जाता है कि इसका मतलब फेंग व्यू ही फेंग जियाओ है, लेकिन वो ये सोच के खुश हो जाता है और जुनलिन से कहता है कि देखो, फेंग व्यू फेंग जियाओ है और वो मुझे बहुत पसंद है और तुम्हारी उससे एंगेजमेंट टूट भी चुकी है, इसलिए अब तो हर हाल में वो मेरी ही होगी। ये सुन के जुनलिन को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर फेंग लियू से फाइट करते वक्त फेंग व्यू की स्पिरिट एनर्जी इफेक्टिव हो जाती है और वो बहुत ही पावरफुल तरीके से दिखाई देने लगती है। अब यहाँ तो बेचारी फेंग लियू को लगता होगा कि जब ये मुझसे फाइट करती है तो उसे हो क्या जाता है। उसकी फीनिक्स शॉट अपने आप उसके हाथों में आ जाती है और वो बहुत ही पावरफुल दिखाई देने लगती है। इसके बाद वो अपनी शॉट से सिर्फ एक ही वार करती है और फेंग लियू ज़मीन पर गिर जाती है, साथ ही उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। ये सब कुछ जुनलिन दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है और उसे भी बहुत ताज्जुब होता है कि इसको हो क्या जाता है। बट फेंग लियू को हराने के बाद फेंग व्यू के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और एज यूजुअल वो बेहोश हो जाती है। जुनलिन फेंग व्यू के बारे में सोचता है कि ये लड़की बहुत मिस्टीरियस है, पता नहीं इसने अपने अंदर और क्या क्या छिपा रखा है। फेंग व्यू ओल्ड मैन बा के पास जाती है और उससे अपनी मेडिसिन के बारे में पूछती है और इस पर उसे गुड न्यूज़ मिलती है क्योंकि मेडिसिन प्रिपेयर हो चुकी थी। फाइनली वो उस मेडिसिन को खा लेती है, लेकिन उसे उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वहाँ यूमिंग आ जाता है और फेंग व्यू से कहता है कि तुम्हें मैं क्या बुलाऊं, फेंग व्यू या फेंग जियाओ। फेंग व्यू कहती है देखो, तुम मुझे अब कुछ भी बुलाओ बट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस सेलेस्टियल फ्रूट के पीछे तुम यहाँ आए हो उसकी तो मेडिसिन बन चुकी है और उसे मैं खा भी चुकी हूँ। तो यू मिंग कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया है तो इस सब की थोड़ी सी पनिशमेंट तो बनती है। और ऐसा कहकर वो फेंग व्यू के करीब आने लगता है, लेकिन तभी जुनलिन भी वहाँ पहुँच जाता है और फेंग व्यू यू मिंग को छिपा देती है। उसके अंदर आते ही फेंग व्यू उससे कहती है कि मैं ही फेंग जियाओ हूँ और मैंने सेलेस्टियल फ्रूट की मेडिसिन बनवा कर खा ली है। तो जुनलिन कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही एडमिट कर लिया, वैसे मुझे बहुत पहले से ही शक था कि तुम ही फेंग जियाओ हो। वैसे मैं सेलेस्टियल फ्रूट के बारे में जानने नहीं आया था, मैं ये जानने आया था कि तुम्हारा डार्क नाइट कोट और यूमिंग के साथ क्या रिश्ता है। तभी छुपा हुआ यूमिंग बाहर निकल आता है और जुनलिन से कहता है कि तुम शायद मेरे बारे में जानना चाहते हो। तो जुनलिन कहता है अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों के बीच में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है। तो यूमिंग कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे चांस ही नहीं देती। और ऐसे बोलते हुए वो उसके बहुत करीब आ जाता है। ये देखकर जुनलिन को बहुत तेज गुस्सा आता है और उसका लविंग सेट इफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज़ करता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है जिससे कि वो यूमिंग से फाइट कर सके, लेकिन यूमिंग तभी अपनी एनर्जी यूज़ करता है और फेंग व्यू को वहाँ से लेकर भाग जाता है। फेंग व्यू के यूमिंग के साथ जाते ही जुनलिन के चेस्ट में वापस से बहुत तेज पेन होने लगता है। यूमिंग और फेंग व्यू को रास्ते में कुछ बच्चे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। फेंग व्यू उन बच्चों को रोकने की कोशिश करती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं। इसके बाद वो उस बच्चे से कहती है कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हें उसे दूसरों का भला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। ये देखकर यूमिंग बहुत इमोशनल हो जाता है और वो फेंग व्यू से कहता है कि तुम सिर्फ तन से ही खूबसूरत नहीं हो बल्कि मन से भी बहुत सुंदर हो। काश तुम मुझे पहले मिली होती तो आज मैं ऐसा ना होता। इसके बाद वो सोचने लगता है कि किस तरह बचपन में उसके पिता ने उसे दूसरों को सिर्फ मारना ही सिखाया था, जबकि वो मना करता था कि ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ ही पलकर बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पिता ने कहा कि ये तुमसे कमज़ोर है और कमज़ोरों को मार देना चाहिए। और ये सब याद करके यूमिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि यूमिंग दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ उसकी परवरिश ख़राब है। दूसरी ओर जुनलिन, जो कि बहुत नाराज़ था, अपने गुस्से को दबाने के लिए वो ध्यान में मग्न हो जाता है। फेंग व्यू अपनी स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल करती है और अपने गुरु से मिलने पहुंच जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लिटिल पैरट उससे कहता है कि ये बहुत गहरी नींद में है और ये अभी नहीं उठ सकते। तो फेंग व्यू कहती है लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब भी मैं खतरे में होती हूँ तो ये हमेशा मुझे मदद करते हैं, इन्हें कैसे पता चल जाता है। तो लिटिल पैरट कहता है क्योंकि इनका तुम्हारे साथ कनेक्शन है और जब भी तुम खतरे में होगी इन्हें पता चल जाएगा, लेकिन अभी ये होश में नहीं आ सकते। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि अब जबकि तुमने सेलेस्टियल फ्रूट को खा लिया है तो तुम्हारी जो स्पिरिट एनर्जी है वो वापस आ चुकी है।
तभी फेंग व्यू के हाथों में जो स्वॉर्ड होती है उससे फायर निकलने लगती है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है कि उसका कल्टीवेशन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन तभी उसे अचानक बहुत ही थकान फील होने लगती है। तभी लिटिल पैरट उसे बताता है कि अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल बहुत लो है और तुम सिर्फ दिन में ही इसे इस्तेमाल कर सकती हो, वो भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के साथ, लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज हो जाएगा। उधर यूमिंग और जुनलिन के बीच में फाइट होने लगती है और जुनलिन उससे पूछता है कि मुझे बताओ फेंगयू किधर है। दोनों बुरी तरह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन किसी को भी फेंगयू का पता नहीं होता। जब दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो वहीं जमीन पर लेट जाते हैं। फिर यूमिंग जुनलिन से पूछता है कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो ना। तो जुनलिन कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और वैसे पसंद तो उसे तुम भी बहुत करते हो। यूमिंग वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते जुनलिन से कहता है क्योंकि अब तुम लोगों की एंगेजमेंट ब्रेक हो चुकी है तो संभल के रहना, क्योंकि मैं उसे तुमसे चुराने वाला हूँ। उधर फेंग लियू सबके सामने कहती है कि अब फेंग व्यू का ये राज सबके सामने आ चुका है कि वही फेंग जियाओ थी और उसी ने सेलेस्टियल फ्रूट चुराया है। अब उसे इसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तभी वहाँ प्रिंस जुनलिन आ जाता है और फेंग लियू से कहता है कि ये मैटर ओवर हो चुका है और अब किसी को इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर फेंग व्यू की माँ जुनलिन का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती है मैं जानती हूँ फेंग व्यू की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, लेकिन आपने उसे माफ़ कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यूमिंग के पास उसका एक आदमी एक मैसेज लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि जुन लिन सेलेस्टियल फ्रूट को पाने में नाकामयाब हो गया है, लेकिन उसके पास कोई और आइडिया ज़रूर होगा, इसलिए अब तुम वापस आ जाओ क्योंकि बॉर्डर सिटी में और रहने की कोई नीड नहीं है। तो यूमिंग कहता है कि डार्क नाइट कोर्ट के हेड को सब कुछ कैसे पता चल जाता है। मुझे लगता है फेंग क्लैन में कोई ना कोई तो ऐसा है जो उनसे मिला हुआ है, तुम मुझे उसका नाम बताओ। वो आदमी कहता है कि प्रिंस मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो लॉर्ड जमॉन खुद ही आपको बता देंगे। दूसरी ओर फेंग व्यू प्रिंस जुनलिन को एक आइडिया देती है और कहती है कि आप सेलेस्टियल फ्लूट को नहीं ले जा पाए हैं, इसलिए आप अपने पिता के लिए बॉर्डर सिटी के सभी लोगों की बेस्ट विशेष ले जाइए। इसके लिए वो सभी लोगों को एक ब्लैंक स्लिप देती है और उनसे किंग के लिए बेस्ट विशेष का मैसेज लिखने के लिए कहती है। फेंग व्यू की मदर जुनलिन से कहती है मैं जानती हूँ ये तोहफा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन लोगों की दुआएं किंग को बहुत काम आएंगी। तो प्रिंस जुनलिन कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फेंग व्यू का ये आइडिया बहुत अच्छा है और मैं जानता हूँ ये पिताजी को भी बहुत पसंद आएगा। अभी फेंग व्यू जुनलिन से मजाक करता है और उससे कहता है कि तुम फेंग व्यू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना। फेंग व्यू का नाम सुनते ही जुनलिन का लव इंसेक्ट इफेक्टिव हो जाता है और उसके चेस्ट में फिर से पेन होने लगता है। तो जुनलिन अपने दोस्त से कहता है कि अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो तुम अकेले ही पैलेस तक जाना, मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। इसके बाद जाने से पहले वो सभी बॉर्डर सिटी के सभी लोगों के सामने खड़े होकर बर्ड्स को फ्री करते हैं। उधर भीड़ में बॉर्डर सिटी के हेड का बेटा प्रिंस बाय भी खड़ा होता है। उसकी नज़र फेंग व्यू पर पड़ती है और वो उसे देखता रह जाता है। फेंग यरान बाई को इस तरह से फेंग व्यू को ताकते हुए देख लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो एक आदमी से कुछ कहता है। दूसरी ओर लॉर्ड बाई को फेंग व्यू को इस तरह से घूरते हुए जुनलिन भी देख लेता है और वो लॉर्ड बाई को आंखें दिखाता है, जिससे लॉर्ड बाई वहां से चला जाता है। फेंग व्यू जुनलिन से अपने किए की माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है और आप मुझे माफ़ कर देंगे। पर जुनलिन कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो तो सिर्फ इतना करना कि यूमिंग से दूर रहना, इससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी और बात से नहीं हो सकती। दूसरी ओर सेलेस्टियल पैलेस में महारानी महाराज से किसी काम से मिलने के लिए जाती हैं। तो महाराज सभी लोगों की बेस्ट विशेस पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो हमारा बेटा कितना समझदार है, उसने मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट भेजा है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट।